गुड मॉर्निंग। आई लव यू। क्लास 9 CBSE बोर्ड। देखिए, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं गद्य खंड। हिंदी गद्य खंड में कल हम लोगों ने तीसरा चैप्टर पढ़ लिया था, जाबिर हुसैन। सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद, उनमें एक उनके मित्र रहते हैं सलीम अली, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं के बारे में वो लिखते हैं। क्योंकि वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, तभी वो केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलते हैं। देखिए, आज पढ़ेंगे 6 चैप्टर। उसका नाम है हरिशंकर परसाई और उनका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। तो पहले देखिए हरिशंकर परसाई। देखिए, हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 ईस्वी में 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। गांव का नाम क्या था? जमानी। जवानी न मत समझिए, जमानी। नागपुर विश्वविद्यालय से MA करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया। 1995 में इनका निधन हो गया। ये एक व्यंग्यकार थे। ये हमेशा जब भी अगर व्यंग्यकार लेखकों में नाम लिया जाएगा, सबसे पहले हरिशंकर परसाई का नाम लिया जाता है। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियाँ, इनकी रचनाएं, इन्हों कौन को हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह है उनका। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, छिछुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये व्यंग्य संग्रह इनके। ये भारतीय जीवन के पाखंड और भ्रष्टाचार, अंतविरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी की बोलचाल की भाषा सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन। देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते जिनका शीर्षक है, इसमें इन्होंने क्या बताया। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी, प्रेमचंद जो राइटर थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनकी कहानी पढ़ी थी, 2 बैलों की कथा। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार के अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है कि लोग आज दिखावा ज्यादा करते हैं। देखिए, प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। कौन कह रहा है? ये हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं, प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटी कपड़े की टोपी है। किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर रही हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। देखिए, ये प्रेमचंद जी का चित्र है। कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। सिर पर उनके एक मोटी कपड़े की टोपी पहने हुए हैं, कुर्ता धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर रही हैं।
घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। लेकिन पाँव में कैनवस के जूते हैं, पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंद हैं, जिनके बंद यानी जो हम लोग बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं, फीता बांधते हैं ना, लेस बांधते हैं, इसको क्या है, क्या यह बेतरतीब यानी सही ढंग से नहीं बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतली निकल जाती है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतली निकल जाती है और छेदों में बंद डालने पर परेशानी होती है। ये उनके ऐसे जूते थे, जूतों को बता रहे हैं। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो गया है। ये एक लेखक की सादगी का बता रहे हैं, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। बाएं पैर का जूते में छेद हो गया जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। देखिए एक लेखक की सादगी कैसी है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। अचानक मेरी दृष्टि यानी उनके चित्र को देखते देखते मैं कहाँ पर पहुँच गया, उनके जूते पर पहुँचा और फटे हुए जूते को देखा तो मेरी दृष्टि वहीं पर रुक गई, यानी मैं उसी को देखता रह गया। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है? क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें मालूम है, यानी क्या हमें पता है कि हमारे साहित्यिक पुरखे यानी हमारे साहित्यिक पूर्वज जो हिंदी के इतने बड़े लेखक थे साहित्य के, उनका जूता फट गया है, यहाँ तक कि उनकी उंगली भी बाहर दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती, संकोच नहीं होता? क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो, क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? क्या तुम थोड़ा इतना नहीं जानते हो कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो उंगली ढक जाती, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। लेकिन फिर भी उंगली फटा हुआ जूता है, उंगली दिख रही, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बेपरवाही है, यानी बेपरवाह है। तुम्हें इन सब चीज़ों से लेना देना कुछ नहीं है। तुम्हें अपने आप पर बड़ा विश्वास, यानी तुम्हारे चेहरे से देख के लगता है तुम्हें बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, यानी क्या कहा होगा, रेडी प्लीज यानी अब तैयार हैं, कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। और तब परंपरा के अनुसार तुमने, ये कौन सोच रहा है, लेखक हरिशंकर परसाई सोच रहे हैं अपने मन में कि जब फोटोग्राफर ने कहा होगा रेडी प्लीज यानी आप लोग तैयार हैं, तब परंपरा के अनुसार लोग जब एकदम रेडी हो जाते हैं तो फोटो खिंचाने के लिए मुस्कुराते हैं हल्का से ना, वही कहे तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्काने की थोड़ी सी कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में, दर्द के गहरे कुएं के तल में ऐसा लगा जैसे दर्द रूपी जो कुआं है उसके तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे। कहना है तुम्हारे अंदर हृदय में जो दर्द भरा हुआ था उसमें से तुम मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाले होगे। और बीच में ही क्लिक करके, बीच में ही फोटोग्राफर ने जैसे ही क्लिक किया और फोटोग्राफर ने कहा थैंक यू कह दिया होगा, यानी चलिए हो गया, आपकी फोटो खिंच गई। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अरे वाह, यानी मुस्कुरा रहे थे ना, फोटो खिंचवाते हुए मुस्कुरा रहे थे, इसीलिए कह रहे हैं कि यह कैसा विचित्र आदमी है जो खुद तो फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचा रहा है और हंस भी रहा है, यानी मुस्कुरा भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, अगर फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, या खिंचाते ही नहीं। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो। फोटो ना खिंचाते तो क्या बिगड़ जाता,
लेकिन शायद पत्नी का आग्रह रहा, शायद पत्नी ने फोटो खिंचाने के लिए जिद की हो और तुम कहे हो अच्छा चलो भाई, अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए हो, चलो फोटो खिंचा ही लेते हैं। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो, आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लास को, तुम्हारे दुख को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ता हूँ। कह रहे हैं कि तुम्हारी फोटो देखते देखते, प्रेमचंद की फोटो को देखते देखते तुम्हारे क्लेश, तुम्हारी वेदना, तुम्हारे दुख को मैं अपने भीतर, अपने हृदय में मैं महसूस करता हूँ और उसे महसूस करने के बाद मैं रो पड़ता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक लेता है। तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम से रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते हो, अगर खिंचाने होते तो किसी से जूते मांग लेते, जैसे आजकल लोग करते हैं, है ना। फोटो खिंचाने के लिए किसी का जूता ले लेते हैं, मांग लेते हैं, कपड़ा मांग लेते हैं, पहन लेते हैं। तो लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, कहें लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। कहें लोग मांगे के कोट से वर दिखाई मतलब लोग कोट मांग लेते हैं और उसकी फोटो खिंचा लेते हैं और उससे वर दिखाई यानी रिश्ता तय किया जाता है। वर यानी दूल्हे देखे जाते हैं, वो भी किस लिए, मांग की। लोग एक दूसरे कोट मांग मांग कर दूल्हे की दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, और लोगों मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, फोटो खिंचाने के लिए तो यहाँ तक बीवी तक मांग ली जाती है, दूसरे बीवी को हाथ में हाथ डाल के आप फोटो खिंचाते हैं, बढ़िया फोटो खींच लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा तमाम। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने और तुम हो जो जूते ही नहीं मांग पाए। कम से कम तुम फोटो का महत्व नहीं है, यानी तुम फोटो का मतलब नहीं समझते हो, फोटो का महत्व नहीं जानते हो। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खींचते हैं, लोग तो इत्र चुपड़ कर, इत्र यानी परफ्यूम वगैरह बढ़िया एक से एक परफ्यूम डाल लेते हैं और फोटो खिंचाने चल देते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। बढ़िया सज धज के जाते हैं जिससे फोटो में क्या आए, खुशबू आ जाए। पर तुम गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, यानी इत्र डालने से क्या करें, परफ्यूम डालने से गंदा व्यक्ति, गंदा से गंदे आदमी की फोटो भी बढ़िया मस्त आती है और खुशबू देती है। ठीक है, टोपी 8 आने में मिल जाती है, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में नहीं मिलते रहे होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, जूता हमेशा किससे कीमती रहा है, टोपी से रहा है, क्योंकि जूता पैर में और टोपी सर में। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं और अब एक जूते के बराबर 2500 टोपियाँ मिल जाएंगी। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी, यह विनम्रता मुझे इतनी तीव्रता, इतनी तेजी से पहले कभी नहीं चुभी थी जितना आज चुभ रही है। आज जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, आज मैं जब तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ, तो तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। क्या कहे, तुम एक महान कथाकार, कहानी उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, मेरा जूता भी ऊपर से भले अच्छा दिख रहा है पर अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, नीचे का जो तल है जूते का मेरा भी फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ कर खाकर लहलुहान भी हो जाता है। यानी अगर कहीं
गिट्टी कंकड़ मिल जाए तो उसमें मेरी उंगली चोट खाकर लहलुहान हो जाती, खून भी निकल आता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा तला नीचे वाला तलवा पूरा सोल गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी, मगर उंगली बाहर दिखने वाली नहीं है। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिसा जा रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते हो, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हो। यानी दिखावा कहा जाए तो, दिखावा कहा जाए तो यहाँ लोग दिखावे के लिए मरे जा रहे हैं, कुर्बान हुए चले जा रहे हैं। चाहे नीचे से जूता उनका घसा हो, कटा पीटा हो, लेखक यही बताना चाहता है। उनका नीचा चाहे तलवा एकदम फट गया हो, लेकिन बाहर उंगली नहीं दिखेगी और ठाट बाट से हमेशा चलेंगे, है ना। और वही तो कह रहे हैं तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते हो, हम पर्दे पर कुर्बान, यहाँ लोग दिखावे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊंगा, और फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो की छाप दे, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फोटो की कोई छाप दे, पर फोटो ऐसे कभी नहीं खिंचाऊंगा। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। तुम्हारी यह जो व्यंग मुस्कान है, हंसने वाली जो मुस्कान है, वह मेरे हौसलों को पस्त कर देती है, परास्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यार? तुम्हारी इस मुस्कान का मतलब क्या है? यह मुस्कान कौन सी है? क्या होली का गोदान हो गया? क्या होली का गोदान हो गया है? यानी इनका एक उपन्यास था गोदान, उसी में से। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चल गई? फिर क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चल गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है? सुजान भगत एक कहानी है, मंथ यूपी बोर्ड में है, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकती। नहीं, मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। मुझे लगता है ये जितने किरदार बताए जा रहे हैं, ये सब मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के किरदार हैं। कहने लगता है तुम भी ऐसे हो गए हो, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते हो? कहना मैं तुम्हारा जूता देखता हूँ, मैं फिर देखता हूँ, और मुझे बस यही लगता है क्या तुम बहुत चक्कर काटते हो? क्या बनिए के तगा से बचने के लिए, क्या बनिए से तगा से बचने के लिए मील मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे हो? क्या बनिया से तगादा के लिए, कि बनिया कहीं उधारी पैसा ना मांग ले, उससे तगादा के लिए तुम दूर दूर से मीलों का चक्कर लगाकर घूम घूम कर वापस घर आते हो? या चक्कर लगाने से जूते फटता नहीं है, घिस जाते हैं? कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी जाने में घिस गया था। जैसे कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जाहत पहनो नहीं, आवत जात पहनो घिस गई बिसरो गए हरि नाम। क्या करें? आवत जात पहनो घिस गई बिसर गए हरि नाम। नहीं, आते जाते मैं इसी के चक्कर में लगा रहा, जूते के चक्कर में, और हरि ईश्वर का नाम भी बिसर गया, भूल गया, है ना। और ऐसे बुलाकर देने के लिए कहा था, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करब पर सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। कहें चलने से जूता जो है वो घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। मुझे लगता है तुम किसी मजबूत कठोर चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया है या गड़ गया है, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल में भी तो निकल सकती थी।
तुम उस पत्थर से, उस टीले से बचाकर बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदल कर तो कोई घूम कर भी चली जाती है। सभी नदियां पहाड़, जिस प्रकार नदियां पहाड़ फोड़कर नहीं निकलती, रास्ता बदल कर घूम कर चले जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी रास्ता बदल सकते थे, बगल से होकर जा सकते थे। कहीं तुमने किसी टीले में, पत्थर में कोई ठोकर तो नहीं मारी जिससे तुम्हारा जूता फट गया हो। तुम समझौता नहीं कर सके, यानी तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी की ले डूबी? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म, उसकी भी जंजीर थी। नेम धर्म यानी धर्म के मार्ग पर चलना उसकी भी जंजीर थी, उसकी भी मजबूरी थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथी नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। कहें तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे क्या इशारा कर रही है? कह रही है कि तुम जिसे घृणित समझते हो, नफरत समझते हो, उसकी तरफ हाथ नहीं बल्कि पाँव की उंगली से भी इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया? क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसको मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया है? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। मैं समझता हूँ और तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। और यह व्यंग, तुम्हारी जो व्यंग मुस्कान है, यह भी मैं समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर हंस रहे हो जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे, यानी जो दिखावा कर रहे हैं, जो लोग दिखावा कर रहे हैं, मुझे लगता है तुम उस पर चल रहे हो। जो उंगली तो नहीं दिखाना चाहते, लेकिन नीचे का तलुआ फटा हुआ जूता, चाहे नीचे से पैर जल जाए, लेकिन उंगली दिखेगी नहीं। तुम ऐसे दिखावा करने वाले व्यक्तियों पर मुझे लगता है तुम हंस रहे हो। उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल जाते हैं, तुम उन पर हंस रहे हो जो टीलों को बगल में धकेल कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। शायद तुम यह कहना चाहते हो मैंने तो ठोकर मार मार के अपना जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर मेरा पाँव बच गया और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। अगर तुम दिखावे में अपना संसार नाश, अर्थात तुम दिखावे में अपना घर परिवार सब कुछ नष्ट कर रहे हो, धन दौलत सब कुछ नष्ट किए जा रहे हो, और यहाँ तक कि अपना पैर का तलवा भी नष्ट कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? तुम्हारे जीवन आखिर कैसे चलेगा? आखिर कैसे बढ़ेगा? मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। उंगली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। लेखक क्या कह रहा है? मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ कि तुम लोगों को क्या बताना चाहते हो। दिखावा नहीं करना है, हमें सादगी के अपना जैसा जीवन है उसी तरह बरकरार रखना है। अंगुली का इशारा भी मैं तुम्हारी समझता हूँ, तुम्हारा अंगुली का इशारा उनकी ओर है जो लोग दिखावा करते हैं। तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी मैं समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान उनके लिए है जो लोग दिखावा करते हैं। तुम उनके ऊपर ऐसे मुस्कुरा रहे हो, उनका हंसी उड़ा रहे हो, तुम उनके ऊपर ऐसे हंस रहे हो। ये था हरिशंकर प्रसाद जी का प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें हमने क्या जाना कि प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रसाद जी ने व्यंग लिखा। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के पोशाक को आधार बनाकर व्यंग कैसे लिखना है ना। उन्होंने कहा है जूता हमेशा टोपी से कीमती रही है। लेखक सोचता है, देखिए अब ये दिया हुआ है आपका चैप्टर यानी क्वेश्चन आंसर
और ये आपका होमवर्क है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है, भाषा अभ्यास अध्ययन है, रचना और अभिव्यक्ति जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करना है घर पे, ठीक है। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा सब लोग। होमवर्क में इसके चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट करना है आपको कॉपी में। ओके।